सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के प्रथम प्रश्न पत्र यानी कि फर्स्ट पेपर के 2021 के पेपर का सोल्यूशन देखने वाले हैं। इस वीडियो में हम आपके फर्स्ट पेपर का पूरा सोल्यूशन देखेंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को भी देखेंगे, अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को भी कंप्लीट करेंगे और लघु उत्तरीय क्वेश्चंस को भी हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? तो दोस्तों, शिक्षा को द्विमुखी किसने कहा है? एडम्स ने, जॉन ड्यूवी ने, फ्रॉबेल ने या सुकरात ने? तो एडम्स ने क्या कहा? द्विमुखी। इन्होंने केवल शिक्षा को क्या माना है? द्विमुखी प्रक्रिया, यानी कि दो मुख का मतलब है एक टीचर होगा और एक स्टूडेंट होगा, बस यही दो लोग माने जाते हैं शिक्षा में। मुख्य रूप से सिर्फ दो स्तंभ माने जाते हैं। जबकि जॉन ड्यूवी ने क्या कहा? जॉन ड्यूवी ने कहा है कि शिक्षा में 3 स्तंभ होते हैं। 3 स्तंभ का मतलब होता है कि टीचर भी रहेगा, स्टूडेंट भी रहेगा और करिकुलम यानी कि पाठ्यक्रम, क्योंकि टीचर क्या करता है? बच्चों को पाठ्यक्रम ही पढ़ाता है। तो जॉन ड्यूवी ने त्रिमुखी प्रक्रिया माना है, जबकि एडम्स ने क्या माना है? द्विमुखी प्रक्रिया माना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। वैदिक कालीन शिक्षा में गुरुकुल में प्रवेश के समय कौन सा संस्कार बच्चों का होता था? जब गुरुकुल में प्रवेश कराते थे तो उससे पहले उपनयन संस्कार होता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध कालीन शिक्षा का उद्देश्य नहीं था? निर्वाण प्राप्ति, अष्टांग योग का पालन, दुखों का विनाश या कर्म कांड की प्रधानता? तो जो कर्म कांड की प्रधानता है यह बौद्ध कालीन शिक्षा का उद्देश्य बिल्कुल नहीं था। बाकी और सब, दुखों का विनाश, निर्वाण की प्राप्ति मुख्य उद्देश्य था बौद्ध कालीन शिक्षा का, और अष्टांग योग का पालन भी, ये सब थे। लेकिन जो सबसे मुख्य था वो था निर्वाण प्राप्ति। तो यहाँ पर ऑप्शन द जो है कर्म कांड की प्रधानता, ये बौद्ध कालीन शिक्षा का उद्देश्य बिल्कुल नहीं था। क्वेश्चन नंबर 4 है, विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा क्या कहलाती है? तो जो आपको पता है कि बच्चा अपने आसपास, अपने रिलेटिव्स, अपने दोस्तों, अपने आस पड़ोस के लोगों से जो भी शिक्षा सीखता है वो क्या होती है? अनौपचारिक शिक्षा होती है। और औपचारिक शिक्षा, जैसे ही बच्चा स्कूल में प्रवेश लेता है, स्कूल में एडमिशन होते ही उसकी औपचारिक शिक्षा शुरू हो जाती है। तो स्कूल में दी जाने वाली शिक्षा क्या है? औपचारिक शिक्षा है। क्वेश्चन नंबर 5 है, मानव की अंतर्निहित पूर्णता को व्यक्त करना ही शिक्षा है, यह कथन किसका है? प्लेटो का, हॉर्न का, एंडरसन का या स्वामी विवेकानंद का? तो दोस्तों, यह कथन है स्वामी विवेकानंद का, और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है आप ही लोगों के, और ऑलरेडी देखिए 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं दोस्तों। प्रसिद्ध पुस्तक एमिल किसकी रचना है? दोस्तों, एमिल किसकी रचना है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये रचना किसकी है? एमिल रूसो की रचना है। दोस्तों, आप लोगों के हर एक विषय का मास्टर क्लास हमने बना दिया, चाहे ये आपका फर्स्ट पेपर हो वर्तमान भारतीय समाज में प्रारंभिक शिक्षा, सेकंड पेपर आपका प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, आपका साइंस, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, हर एक विषय का आपको मास्टर क्लास मिल जाएगा, जिसमें हमने पूरे के पूरे विषय को सिर्फ एक ही वीडियो में कंप्लीट कर दिया है। तो अगर अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज आप लोग देख लीजिए, और आप लोग अगर उन वीडियोस को देखते हो तो यकीन मानिए आप लोगों के बहुत बहुत अच्छे नंबर आएंगे। सारे विषयों के पवन सीरीज की वीडियोस, राजन सीरीज की वीडियोस कंप्लीट हमने सारे क्वेश्चंस को सही से सॉल्व करा दिया है। जो गलत क्वेश्चन थे उनको हमने सही करा दिया है। तो सारे क्वेश्चंस को आप लोग देख डालिए। हर एक विषय के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स यहाँ पर 2021 का मैं सॉल्व करा रही हूँ। इससे पहले 2020 का, 2019 का, 2018 का, 17 का, 16 का, सबका पेपर हमने सॉल्व कराया। कम से कम 6 से 7 साल का पेपर अगर आप सॉल्व करके जाते हो तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन उन्हीं क्वेश्चंस में से देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आप लोग अगर चाहते हो कि आपकी तैयारी बेहतर हो तो आप लोग सारे के सारे विषयों को अच्छे से पढ़ डालिए। सारे विषयों की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी दोस्तों। और आप लोग अगर इतना कर लेते हो तो आपके एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर आएंगे। मैं बार बार कहती हूँ कि अगर आपने वीडियोस को देखने का आपके पास टाइम नहीं है तो आप खाली ईयरफोन लगा लीजिए अपने कान में और सारे वीडियोस को केवल सुन डालिए। अगर आप अच्छे से सुन भी डालते हैं सारे वीडियोस को तो भी आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी, कुछ रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप ईयरफोन लगा के कोई काम करते रहिए, वीडियोस को सुनते रहिए, जब भी आपके पास टाइम है दिन में, अगर आप इतना ही कर सकते हो तो भी आप बहुत अच्छा नंबर लेकर के आओगे। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, समान नहीं बल्कि यहाँ पर होगा समाज। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार, व्यक्ति, विद्यालय या सामाजिक संस्था? दोस्तों, तो समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार होता है, याद रखिएगा। इसमें कंफ्यूजन बहुत है परिवार और व्यक्ति में, लेकिन राइट आंसर परिवार ही है। समाज परिवारों का ही क्या होता है? संगठन होता है। तो परिवार से मिलकर के क्या बनता है? समाज। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार कैसे हुआ? एक परिवार में
सदस्य होते हैं जो एक दूसरे से संबंधित होते हैं, एक दूसरे से कोई ना कोई उनका संबंध होता है, तो ये क्या होती है, एक इकाई होती है। ऐसे ढेर सारे जो परिवार होते हैं वो मिल करके क्या बनाते हैं, एक समाज, सोसाइटी बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, मदरसा शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? दरस से, कुतुब से, दर्शन से या दृश्यते से? तो दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर ब, कुतुब से। क्वेश्चन नंबर 9 है, स्वतंत्र भारत का प्रथम शिक्षा आयोग कौन सा था? मुदालियर आयोग, कोठारी आयोग, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग या सैटलर आयोग? दोस्तों यहाँ पर देखिए, जो मुदालियर आयोग था वो 1952 में बना था, कोठारी आयोग 1964 में बना, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948 में, और स्वतंत्रता 1947 में हमारा देश आजाद हुआ। 1948 में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन हुआ जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राधाकृष्णन जी। तो यहाँ पर आप देखिए 1948, ये जो ऑप्शन है ऑप्शन ब ये सही हो जाएगा क्योंकि ये स्वतंत्रता के ठीक एक साल बाद बना था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, बाल देवो भव का कथन किसका है? तो बाल देवो भव किसने कहा था? बालकों को देवताओं के समान किसने माना था? गिजू भाई बधेका ने माना था। और इनकी एक पुस्तक है दिवा स्वप्न, उसको भी याद रखिएगा क्योंकि वो भी एग्जाम में आप लोगों के पूछी जा चुकी है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं, अखिल भारतीय वर्धा शिक्षा सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? 23 अक्टूबर 1937 को, 23 मई 1937 को, 15 अगस्त 1937 को या फिर 14 अगस्त 1936 को? दोस्तों राइट आंसर है 23 अक्टूबर 1937 को वर्धा शिक्षा सम्मेलन, और इसी में महात्मा गांधी जी ने बुनियादी शिक्षा की बात कही थी। क्वेश्चन नंबर 12 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? दोस्तों 1986 के समय भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी थे। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं, लोकतंत्र जनता के लिए, जनता द्वारा जनता का ही शासन है, यह किसने कहा है? दोस्तों तो यह कथन बहुत ही प्रसिद्ध है। लोकतंत्र क्या है? जनता के लिए, जनता के द्वारा जनता का ही क्या है? शासन व्यवस्था है। तो ये कहा है अब्राहम लिंकन ने। क्वेश्चन नंबर 14 है, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों तो पर्यावरण दिवस हम 5 जून को मनाते हैं। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के पर्यावरण के जो आपका पेपर होता है एनवायरमेंट का आपके यूपी टेट में, उसके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 15 है, संविधान के किस अनुच्छेद में अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है? तो किसमें है दोस्तों? अनुच्छेद 45 या धारा 45 में अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की बात कही गई है। जबकि जो अनुच्छेद 21A है इसमें क्या कहा गया है कि हर एक बच्चे का क्या है? निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा हर एक बच्चे का क्या है? मौलिक अधिकार है, और इसे सभी राज्य सरकारों को उन बच्चों को देना ही होगा। तो हर बच्चे का अधिकार है। जब ये पूछेगा कौन सा मौलिक अधिकार है तो अनुच्छेद 21A में यह मौलिक अधिकार लिखा हुआ है। ठीक है। और ये 86वां संविधान संशोधन है, ये भी याद रखिएगा, जो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात जिसमें की गई है। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 16 शुरू करने से पहले यहाँ पर आप देखिए, यहाँ से आपके अतिलघुत्री क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं और ये सब 1 नंबर के हैं। वो विकल्पी क्वेश्चन भी 1 नंबर के थे, अतिलघुत्री भी 1 ही नंबर के हैं। तो शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, किस प्रकार से है? शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया किस प्रकार से है, यहाँ पर पूछा गया। तो किसने कहा है त्रिमुखी प्रक्रिया? जॉन ड्यूबी ने कहा है। तो जॉन ड्यूबी ने क्या कहा है कि शिक्षा में 3 स्तंभ होते हैं। 3 स्तंभों में पहला तो टीचर ही होता है, यानी कि शिक्षक। यहाँ पर आप इस तरीके से त्रिभुज बना करके यहाँ पर शिक्षक दिखा दोगे, यहाँ पर शिक्षक हो गया, उसके बाद यहाँ पर छात्र या छात्राएं हो गया, और फिर यहाँ पर पाठ्यक्रम हो गया। ठीक है। तो इस तरीके से जो शिक्षक होता है जब क्लास में जाता है तो बच्चों को कोई ना कोई पाठ्यक्रम, कोई ना कोई करिकुलम, कोई ना कोई विषय पढ़ाने तो जाता है। कोई हिंदी पढ़ाने जाता है, कोई इंग्लिश पढ़ाने जाता है, कोई साइंस पढ़ाने जाता है, कोई सोशल साइंस पढ़ाने जाता है। तो कोई भी टीचर क्लास में घुसता है तो उसका कोई ना कोई सब्जेक्ट होता है ना। सब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ? पाठ्यक्रम ही तो हुआ बच्चे का। तो इस तरीके से ये तीनों चीजें क्या है? आपस में संबंधित है, और शिक्षक और छात्र पाठ्यक्रम के द्वारा ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यही चीज यहाँ पर बताई गई है। ठीक है। तो इस तरीके से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, दूरस्थ शिक्षा क्या? दोस्तों दूरस्थ शिक्षा का मतलब क्या है? तो दोस्तों इस तरीके से जो शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, इसके जो मुख्य 3 ध्रुव है वो शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम है। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं, दूरस्थ शिक्षा क्या है? दूरस्थ शिक्षा वह शिक्षा है जो हम घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। दूरस्थ शिक्षा क्या है? दूरस्थ शिक्षा वह शिक्षा है जो हम घर बैठे क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं, बिस्मिल्लाह रस्म से आप क्या समझते हैं? मुस्लिम काल की शिक्षा का प्रारंभ बिस्मिल्लाह रस्म से होता था। बालक की आयु 4 वर्ष 4 माह 4 दिन की हो जाने पर, यानी कि जब बच्चा 4 वर्ष 4 माह और 4 दिन का होता था तो उसे हम नए कपड़े पहना करके मौलवी साहब के पास लेकर के जाते थे, जहां बालक को मौलवी साहब के द्वारा उच्चारित कुरान की कुछ आयतों का उच्चारण करना होता था। यदि बालक उन आयतों को नहीं दोहरा पाता था
तब बिस्मिल्लाह शब्द कहना ही पर्याप्त समझा जाता था। तो ये बिस्मिल्लाह रस्म में बच्चे की शिक्षा दीक्षा प्रारंभ करवाई जाती थी। क्वेश्चन नंबर 19 है, निषेधात्मक शिक्षा क्या है? रूसो ने एक ऐसी विचारधारा को जन्म दिया जिसे हम निषेधात्मक शिक्षा कहते हैं। रूसो कहता है कि बालक में केवल एक आदत डालो और वह यह कि कोई भी आदत न डालें। रूसो परंपरागत पाठ्यक्रम का विरोधी था। उन्हें जो इस तरीके की पढ़ाई होती है इसके घोर विरोधी थे। उनका मानना था कि बच्चे को प्रकृति में ही भेद दिया, कम से कम प्रारंभ के 12 वर्ष जो उसके जीवन के अहम वर्ष होते हैं उसको बच्चा क्या करे, उसको बच्चा अपने आसपास की प्रकृति को ऑब्जर्व करे और प्रकृति के पास ही रहे, प्रकृति ही उसको शिक्षा देगी और प्रकृति से अच्छा शिक्षक कोई नहीं है। ये रूसो का मानना था। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं, विद्यालय समाज का लघु रूप है, यह किसने कहा? सबसे पहले आप ये जानिए। तो विद्यालय समाज का लघु रूप है, ये कहा है जॉन ड्यूबी ने। अब इसको स्पष्ट करना हमें। तो विद्यालय समाज का लघु रूप है कि वह नए सामाजिक मूल्यों का विकास करता है। इसके अलावा नए सामाजिक मूल्यों के विकास के अलावा जो विद्यालय होता है, विद्यालय में विभिन्न प्रकार के जाति धर्म वर्ण लिंग के समुदाय के बच्चे आते हैं और सभी बच्चे एक ही क्लास में एक ही प्रकार की बेंच पर बैठते हैं और सभी बच्चे एक ही शिक्षा लेते हैं। सेम शिक्षा जो शिक्षक देते हैं, सभी बच्चों को सेम एजुकेशन मिलती है। तो इस यहाँ पर क्या होता है कि एक छोटा सा समाज का रूप हमें देखने को मिलता है कि सभी जाति वर्ग धर्म वर्ण लिंग के बच्चे एक साथ बैठ रहे हैं और क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं एक साथ। और वो क्या कर रहे हैं, समाज का एक लघु रूप दिखा रहे हैं। किसी तरीके से हमारे समाज में भी लोग रहते हैं अलग अलग जाति धर्म वर्ण समुदाय के, लेकिन सब लोग मिलजुल करके रहते हैं। तो ये क्या हो गया, समाज ही तो हुआ, समाज का लघु रूप ही तो हुआ। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं, स्त्री शिक्षा के विषय में प्लेटो का क्या मत था? स्त्री शिक्षा के विषय में प्लेटो का मत था कि स्त्री और पुरुषों की जो शिक्षा है इसमें कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, यानी कि स्त्रियों को भी पुरुषों के बराबर ही शिक्षा देनी चाहिए, शिक्षा दोनों में समान होनी चाहिए और आज के समय में वही हो भी रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं, जनसंख्या शिक्षा क्या है? जनसंख्या शिक्षा एक शैक्षिक कार्यक्रम है जिसमें परिवार समाज राष्ट्र एवं विश्व की जनसंख्या की स्थिति का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं, भूमंडलीय को परिभाषित करें। तो भूमंडलीय वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा वस्तुओं सेवाओं और सूचनाओं का जो राष्ट्रीय सेवाओं का आर पार स्वतंत्र रूप से संचरण करना, जैसे कि वस्तुओं का सेवाओं का व्यक्तियों और सूचनाओं का वर्णन करना। यानी कि यहाँ पर वैश्वीकरण की बात हो रही है, ग्लोबलाइजेशन की बात हो रही है। इसमें हम क्या करते हैं कि हम एक दूसरे को सामानों को क्या करते हैं, आयात और निर्यात करते हैं। जो चीजें हमारे पास ज्यादा है हम उसको दूसरे देशों को देते हैं, जो हमारे पास नहीं है वो दूसरे देशों से हम ले लेते हैं। तो वस्तुओं का भी सेवाओं का व्यक्तियों और सूचनाओं का भी क्या करते हैं, हम आदान प्रदान करते हैं। यही होता है भूमंडलीकरण। जैसे कि हमारे देश में पेट्रोलियम नहीं होता है, पेट्रोलियम उत्पाद उतने नहीं होते, तो हम क्या करते हैं उसको दूसरे देशों से मंगाते हैं। और जो चीजें हमारे देश में अधिक होती है जैसे कि धान हुआ गेहूं हुआ, तो इसको हम क्या करते हैं, निर्यात कर देते हैं दूसरे देशों में। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं, जनसंचार के प्रमुख साधन कौन कौन से हैं? तो समाचार पत्र पत्रिकाएं रेडियो टेलीविजन इंटरनेट सिनेमा सोशल मीडिया मोबाइल, ये सब क्या है, ये सब जनसंचार के साधन है। क्वेश्चन नंबर 25 है, शिक्षा के सार्वभौमिकरण का क्या अर्थ है? तो शिक्षा के सार्वभौमिकरण का सिंपल सा अर्थ है कि शिक्षा को किसी स्तर तक सभी के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क रूप से उपलब्ध कराना। अब किसी स्तर का मतलब क्या, कक्षा 1 से लेकर के 8 तक की शिक्षा क्या है, शिक्षा का एक स्तर है ना। प्रारंभिक स्तर की जो शिक्षा है बच्चों की, यह क्या है, सभी जाति वर्ग लिंग समुदाय वर्ण सभी के लिए क्या है, ये समान रूप से है पूरे देश में। कोई भी बच्चा कक्षा 1 से लेकर के 8 तक की शिक्षा या 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा क्या है, अनिवार्य और निःशुल्क रूप से उनको प्रदान की ही जाएगी, ये उनका मौलिक अधिकार है। तो इस तरीके से ये क्या है, मूल अधिकार है कि जो शिक्षा है वो अनिवार्य रूप से और निःशुल्क रूप से समाज के सभी वर्ग के लोगों तक पहुंचे। तो यही क्या है, शिक्षा का सार्वभौमिकरण है। शिक्षा एक निश्चित स्तर तक, ठीक है, इसको आपको याद रखना है कि सिर्फ कक्षा 1 से 8 तक की बात की गई है, जो राज्य सरकारों को हर हाल में बच्चों को देना ही है। क्वेश्चन नंबर 26 है, लैंगिक समानता से आप क्या समझते हैं? पुरुष और स्त्री को समान अधिकार प्राप्त हो, उससे ही हम लैंगिक समानता कहते हैं, जिसमें दोनों में भेदभाव नहीं किया जाए। तो लैंगिक समानता का मतलब यही है कि किसी प्रकार से कोई लड़के लड़की में कोई भेदभाव ना किया जाए, दोनों को समान रूप से शिक्षा दी जाए और जीवन जीने का दोनों को समान रूप से अधिकार है, तो इसलिए कोई भेदभाव ना किया जाए।
क्वेश्चन नंबर 27 है, स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार जन शिक्षा क्या है? तो स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार मेरे विचार से जन साधारण की अवहेलना करना तथा महान राष्ट्रीय पाप और हमारे पतन का कारण है। यानी कि सभी को यहाँ पर साथ लेकर के चलने की बात की गई है, किसी एक समुदाय वर्ग को आगे बढ़ाने की बात इन्होंने नहीं की है। जब सभी को शिक्षा दी जाएगी, जन साधारण का मतलब क्या? देश में जब सभी को शिक्षा मिलेगी, सभी को समान अधिकार मिलेगा हर चीज का, तो उससे क्या होगा? उससे देश और राष्ट्र क्या होगा? आगे बढ़ेगा। ठीक है, यही बात इन्होंने कही है कि जन साधारण की अवहेलना से क्या होता है? जो राष्ट्र होता है वो पतन की तरफ बढ़ने लगता है। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं, प्रोजेक्ट शिक्षण विधि के जन्मदाता कौन है? दोस्तों यहाँ पर देखिए प्रोजेक्ट विधि के जनक कौन है? तो प्रोजेक्ट विधि के जनक अगर देखा जाए तो किलपैट्रिक ही आपको हर जगह मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ पर जॉन ड्यूबी लिखा हुआ है। तो जॉन ड्यूबी जो थे वो किलपैट्रिक के क्या थे? गुरु थे, यानी कि किलपैट्रिक क्या थे? जॉन ड्यूबी के शिष्य थे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए जो प्रोजेक्ट विधि है इसकी जो मूल अवधारणा है वो जॉन ड्यूबी ने ही दी थी, लेकिन जहां पर भी प्रोजेक्ट विधि पूछेगा वहां पर आपको किलपैट्रिक ही मिलेंगे, तो इसीलिए प्रोजेक्ट विधि के जनक भी आपको अक्सर मैक्सिमम जगह आपको किलपैट्रिक ही दिखेंगे। तो आप कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि ये क्वेश्चन सुपर टेट 2018 में भी पूछा गया था। सुपर टेट के एग्जाम में भी इसका आंसर जो है वो किलपैट्रिक ही दिया था। तो प्रोजेक्ट विधि किलपैट्रिक, प्रोजेक्ट विधि किलपैट्रिक, आपको यही याद रखना है। ठीक है, जॉन ड्यूबी कौन थे? किलपैट्रिक के गुरु थे। ठीक है, तो कहीं कहीं अगर 4 ऑप्शन में अगर किलपैट्रिक नहीं दिया है तब हम जॉन ड्यूबी को लगाएंगे। अगर ऑप्शनल क्वेश्चन में आता है तो, अगर अतिलघुत्री में आता है तो हम जॉन ड्यूबी नहीं लिखेंगे, हम किलपैट्रिक ही लिखेंगे। ठीक है, और अगर बहुविकल्पी में आता है तो अगर किलपैट्रिक नहीं है तब हम जॉन ड्यूबी को सही लगाएंगे, और अगर जॉन ड्यूबी किलपैट्रिक दोनों दिए हैं तो हम किलपैट्रिक को ही सही लगाएंगे। याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं, भारतीय शिक्षा आयोग 1964-1966, यानी कि ये जो शिक्षा आयोग बना था इसका शीर्षक व अध्यक्ष कौन थे? तो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964 से लेकर के 1966 जो प्रतिवेदन का शीर्षक कोठारी आयोग व अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी थे, DS कोठारी। क्वेश्चन नंबर 30, प्रकृतिवादी दर्शन के अनुसार शिक्षा की कोई एक परिभाषा लिखिए। तो प्रकृतिवादी दर्शन के अनुसार प्रकृति के पथ का अनुकरण करना चाहिए। इस दर्शन के अनुसार प्रत्येक वस्तु प्रकृति से उत्पन्न होती है। रूसो का कथन है कि प्रत्येक वस्तु नियता के यहाँ से अच्छे रूप में आती है, केवल मनुष्य के संपर्क में आकर वो दूषित हो जाती है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर बताया यही गया है कि हर एक वस्तु किससे उत्पन्न होती है? प्रकृति से उत्पन्न होती है, और सही भी है। नदियां, झील, तालाब, मिट्टी, पेड़ पौधे जो भी अपने आसपास आप देख रहे हो सब प्रकृति की ही देन है। तो इस तरीके से यहाँ पर अतिलघुत्री क्वेश्चन खत्म होते हैं। अब हम लोग यहाँ पर आते हैं, जो लघुत्री क्वेश्चन है हमारे, इन पर आते हैं। शिक्षा का अर्थ बताते हुए इसके महत्व पर प्रकाश डालिए। कहा गया कि शिक्षा का अर्थ बताइए और इसके महत्व पर प्रकाश डालिए। तो दोस्तों देखिए, जो शिक्षा का अर्थ है वो क्या है? शिक्षा के व्यापक अर्थ के अनुसार शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया। शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया यानी कि जीवन भर चलती है। यह शिक्षण की प्रक्रिया उसी समय प्रारंभ हो जाती है। शिक्षण की प्रक्रिया, बच्चे के सीखने की प्रक्रिया उसी समय प्रारंभ हो जाती है जब बच्चा जन्म लेता है। उस समय उसके इर्द गिर्द सभी व्यक्ति घूमते हैं, लेकिन वे सबसे पहले अपनी माँ के संपर्क में आता है। यानी कि जो बच्चा होता है वो सबसे पहले अपनी माँ के संपर्क में आता है। इसके उपरांत अपनी आवश्यकताओं, इच्छाओं की पूर्ति हेतु परिवार के अन्य सदस्यों, पास पड़ोस तथा समाज के संपर्क में आता है। बाल्यावस्था से ही बालक की प्राकृतिक वातावरण के साथ समायोजित होने का प्रयास बालक लगातार करता है कि जो उसके आसपास का वातावरण है उसमें वो समायोजित हो सके, और आयु बढ़ने के बाद वह सामाजिक, राजनैतिक एवं आध्यात्मिक वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करना सीख लेता है। बालक धीरे धीरे परिवार, पड़ोस, स्कूल, समाज आदि संस्थाओं से कुछ न कुछ सीखता रहता है। इसलिए शिक्षा के विषय में लिखा गया है कि शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर के मृत्यु तक निरंतर चलती रहती है। एजुकेशन इज अ लॉन्ग लाइफ प्रोसेस विच गोज ऑन फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव कॉन्टिन्यूअसली। अब देखिए इसका महत्व भी पूछा है कि शिक्षा का क्या महत्व है जीवन में। तो व्यक्तिगत विकास के लिए क्या है? बहुत जरूरी है शिक्षा, हमारे खुद के विकास के लिए, हमारे खुद के सर्वांगीण विकास के लिए। शिक्षा समाज की प्रगति के लिए भी शिक्षा आवश्यक है। कैसे? अगर
बच्चा पढ़ा लिखा नहीं होगा, उसके अंदर कोई स्किल नहीं होगी, तो इस समाज को अपनी कोई सेवा दे ही नहीं पाएगा। इससे बच्चा पढ़ता लिखता है, कोई डॉक्टर बना, कोई इंजीनियर बना, कोई पुलिस बना, कोई कुछ इस तरीके से, इससे क्या होता है, किसी ना किसी प्रकार से हर व्यक्ति समाज की सेवा करता है। तो समाज की प्रगति के लिए सभी का शिक्षित होना क्या है, बहुत जरूरी है। राष्ट्र की प्रगति के लिए भी बहुत जरूरी है। जब सब लोग मिलकर के, जब सबकी शिक्षा अच्छी रहेगी तो राष्ट्र क्या करेगा और प्रगति करेगा। मानव कल्याण के लिए भी जरूरी है, क्योंकि जब तक पढ़ाई लिखाई नहीं होती है तब तक बच्चे को ये समझ ही नहीं होती कि उसके लिए क्या सही है क्या गलत है। सभ्यता और संस्कृति का भी हम तभी पालन करते हैं जब हम पढ़े लिखे होते हैं, जब हमारे पास बुद्धि होती है, जब हमारे पास सोचने की क्षमता होती है। तो इस तरीके से जो शिक्षा है उसका अर्थ भी आपने देखा, अर्थ किस तरीके से देखा कि यह जीवन भर चलने वाली क्या एक प्रक्रिया है, जो जन्म से लेकर के मृत्यु तक चलती रहती है। ठीक है, और इसका क्या महत्व है, चाहे समाज के लिए हो, चाहे व्यक्तिगत स्तर पर हो। शिक्षा का क्या है, राष्ट्र के लिए भी महत्व है, समाज के लिए भी महत्व है, व्यक्तित्व के विकास के लिए महत्व है शिक्षा का। तो ये सब आपने देख लिया। क्वेश्चन नंबर 32 है, वैदिक कालीन एवं बौद्ध कालीन शिक्षा में प्रमुख अंतर बताइए। यानी कि वैदिक कालीन शिक्षा और बौद्ध कालीन शिक्षा में प्रमुख रूप से कौन कौन से अंतर थे। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए, जो प्रमुख अंतर था वो था जो बौद्ध शिक्षा थी, इसका जो प्रमुख उद्देश्य था वो था बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना। और वैदिक शिक्षा क्या थी, ब्राह्मण धर्म का प्रचार उद्देश्य बिल्कुल नहीं था। वैदिक शिक्षा का सभी वर्णों के लोगों को क्या करना था, शिक्षित करना था और समाज को एक शिक्षित समाज बनाना था। बौद्ध शिक्षा में संघ का क्या होता था, वर्चस्व होता था, जहां पर बच्चे शिक्षा दीक्षा ग्रहण करते थे। जबकि जो गुरुकुल होता था इसमें गुरु का वर्चस्व होता था, गुरु की आज्ञा का बच्चे पालन करते थे। फिर देखिए बौद्ध शिक्षा में क्या होता था, शिक्षा समुदाय प्रधान थी। जबकि जो वैदिक शिक्षा थी वो क्या थी, शिक्षा परिवार प्रधान थी। फिर था, देखिए यहाँ पर बौद्ध शिक्षा में क्या होता था, कालांतर में विलासिता की ओर ये अग्रसर हो जाते थे। जबकि जो वैदिक शिक्षा थी यह जीवन जीने का सार सिखाती थी और सादगी पूर्ण जीवन लोग जो जीते थे वैदिक शिक्षा ग्रहण करने के बाद। फिर है, उपसंपदा संस्कार के बाद ही आजीवन ब्रह्मचार्य का पालन करना होता था। जबकि समापवर्तन संस्कार के बाद गृहस्थ जीवन में बच्चे प्रवेश करते थे। जब समापवर्तन संस्कार होता था शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने के बाद, फिर बच्चे गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने का मतलब बच्चों का शादी विवाह होता था और वो अपने परिवार में वापस आ जाते थे। इसमें देखिए बौद्ध शिक्षा में संघ में पुरुष या स्त्री साथ रहते थे, गुरुकुल में साथ रहना उनमें नहीं था, यानी कि गुरुकुल में साथ में नहीं रहते थे। ठीक है, इसके बाद देखिए इसमें जो बौद्ध शिक्षा इसका जो माध्यम थी भाषा की वो क्या थी, माध्यम पाली तथा जन भाषा थी। जबकि जो वैदिक शिक्षा थी इसकी जो कि यहाँ पर देखिए जो इसका जो माध्यम था वो क्या था, संस्कृत भाषा थी। फिर है जो बौद्ध शिक्षा वो जाति और धर्म से परे थी। जबकि जो वैदिक शिक्षा थी दोस्तों, इसमें भी दोस्तों जाति पर आधारित ये नहीं थी। यहाँ पर इसको हम कट कर देते हैं, इसमें भी सेम यही चीज है कि यहाँ जो वैदिक कालीन शिक्षा है इसमें वेदों की शिक्षा दी जाती थी। और वेदों के अनुसार आपको पता है कि जो समाज है वो 4 वर्गों में बटा हुआ था। ये हम यहाँ पर कह सकते हैं, यहाँ पर वेदों के अनुसार शिक्षा दी जाती थी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जाति धर्म से परे थी और सेम यहाँ पर भी वही चीज है, शिक्षा सबको समान दी जाती थी वेदों के अनुसार। फिर है, संघ का विद्यालय पर नियंत्रण होता था, जबकि गुरुकुल नियंत्रण से मुक्त होता था। किसी का कोई नियंत्रण नहीं होता था गुरुकुल पर, चाहे उस समय के शासक जो भी रहे हो, राजा जो भी रहे हो। जो गुरुकुल होता था उसमें वैदिक कालीन शिक्षा में बच्चों को समान रूप से शिक्षा दी जाती थी और किसी का नियंत्रण नहीं होता था गुरुकुल पर। क्वेश्चन नंबर 33 दोस्तों, शिक्षण पद्धति के संदर्भ में फ्रॉबेल के विचारों को संक्षेप में लिखिए। देखिए यहाँ पर फ्रॉबेल के शैक्षिक विचार क्या हैं। तो फ्रॉबेल का कथन है कि बालक का आध्यात्मिक विकास क्रमबद्ध होता है, यदि ऐसा ना हो तो बालक की शिक्षा असंभव हो जाएगी। उसके अनुसार शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिसकी सहायता से बालक स्वयं, प्रकृति, मानव जाति एवं ईश्वर को पहचान सके। फ्रॉबेल का किंडरगार्टन, आपको पता है किंडरगार्टन के जनक कौन है, फ्रॉबेल है। फ्रॉबेल एक आदर्शवादी दार्शनिक था। 1805 में उन्होंने शिक्षण कार्य प्रारंभ किया और 1839 में उन्होंने एक विद्यालय खोला जिसका नाम उन्होंने बालोद्यान यानी कि किंडरगार्टन रखा। वह कहते हैं हमें अपने बच्चों के लिए जीवित रहना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट अस लिव फॉर अवर चिल्ड्रंस, यानी कि उन्होंने ये कथन किसका है कि हमें अपने बच्चों के लिए जीवित रहना चाहिए, ये कथन है फ्रॉबेल का, याद रखिएगा। किंडरगार्टन का अर्थ क्या होता है, तो किंडरगार्टन एक जर्मन भाषा का शब्द है। यह 2 शब्दों से मिलकर के बना है, किंडर और गार्डन। किंडरगार्टन, किंडर का अर्थ होता है बालक और गार्डन का अर्थ होता है बगीचा। इसी प्रकार किंडरगार्टन का अर्थ हुआ बालकों का उद्यान।
यानी कि बालकों का बगीचा। और किंडरगार्टन प्रणाली के सिद्धांतों में क्या क्या आता है? एकता का सिद्धांत, विकास का सिद्धांत, स्वयं क्रिया का सिद्धांत यानी कि खुद से करके सीखने का सिद्धांत, स्वतंत्रता का सिद्धांत, सामाजिकरण का सिद्धांत और खेल द्वारा शिक्षा का सिद्धांत। तो दोस्तों सिंपल सा यहाँ पर आपको क्या लिख देना है कि जो फ्रॉवेल है उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने जो विद्यालय है उसको क्या कहा है? विद्यालय को बालोद्यान क्या कहा है? बालोद्यान कहा है। यानी कि जो शिक्षक होता है उसकी तुलना इन्होंने माली से की, इससे कि बागीचे में माली होता है। पौधों की तुलना इन्होंने क्या किससे की है? बच्चों से की है। ठीक है, जिस प्रकार से एक माली अपने पौधों का ख्याल रखता है, उसी प्रकार से जो शिक्षक होता है वो अपने बच्चों का क्या करता है? ख्याल रखता है। और किंडरगार्टन में बच्चे खेलते हैं, बच्चे सीखते हैं। ठीक है, इसीलिए इन्होंने क्या कहा? इसे सीखने का बागीचा कहा या बालकों का उद्यान कहा है। तो किंडरगार्टन शिक्षण विधि में आप देखिए इसका उद्देश्य क्या है? शिक्षण का उद्देश्य मनुष्य में निहित शक्तियों का निरंतर विकास करना है, न कि उसको और अधिक ज्ञान प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 35 है, बालक के शैक्षिक विकास में परिवार की क्या भूमिका होती है? तो आप सभी को पता है कि जो बालक का शैक्षिक विकास होता है इसमें परिवार की जो भूमिका होती है मुख्य होती है। क्यों? क्योंकि बालक का जो परिवार होता है उसकी प्रथम पाठशाला होती है और उसकी जो माँ होती है उसकी प्रथम गुरु होती है या उसकी शिक्षिका होती है। ठीक है, नवजात जो शिशु होता है वो अपने जीवन की यात्रा का जो प्रारंभ है वो अपने परिवार से ही करता है। यानी कि जीवन में परिवार से ही, उसके परिवार में उसके जो बुजुर्ग, उसके दादी बाबा, उसके चाची चाचा, उसके बुआ, उसके जितने भी लोग होते हैं सदस्य, उसके बड़े भाई बहन बच्चे के, सब क्या करते हैं? उसको सीखने में मदद करते हैं। और इसी संस्था में रहते हुए बच्चा क्या करता है? विभिन्न प्रकार की शिक्षा ग्रहण करता है। परिवार को यहाँ पर संस्था कहा गया है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वैसे वैसे परिवार द्वारा उसमें सभी मानवीय गुणों का विकास करना होता है। किस प्रकार से बड़ों के साथ आदर से रहना है, छोटों के साथ घुल मिल के रहना है, सभी का सम्मान करना है, सभी की रिस्पेक्ट इस तरीके से करनी है कि सभी लोगों के साथ में अच्छा संबंध बनाना, ये सब बच्चे को उसके परिवार वाले ही सिखाते हैं। ठीक है, और कैसे किसी की सहायता करनी है, कैसे किसी की मदद हम कर सकते हैं, जितना हम अपने इच्छानुसार करना चाहें, या जितना हम किसी के लिए हेल्प कर सकते हैं किसी भी अवस्था में। कोई व्यक्ति किस प्रकार से हम, अगर किसी को चोट लगी है तो उसको हम कैसे डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, अगर कोई व्यक्ति जिसको सहायता की जरूरत है हम उसके पास पहुंच करके अगर जितना ओपन पड़े हमसे हम उसकी सहायता करें, या फिर किसी भी व्यक्ति को मुसीबत में छोड़ करके हमको नहीं भागना है, हमारा दोस्त है किस तरीके से हमें उसकी मदद करनी है। यानी कि ये सब कौन सिखाता है? ये सब परिवार के लोग ही तो बच्चों को सिखाते हैं। तो बच्चा परिवार ही क्या होता है? परिवार से ही बच्चा आचरण सीखता है, झूठ नहीं बोलना है, चोरी नहीं करनी है, ये सब कौन सिखाता है? ये सब परिवार के सदस्य ही सिखाते हैं, परिवार ही सिखाता है। तो बच्चे के का जो विकास होता है वो परिवार में अहम रूप से होता है कि बच्चे के अंदर जो नैतिक मूल्य होते हैं, सत्यता, ईमानदारी, लोगों के साथ सही से व्यवहार करना, ये सब चीजें कौन सिखाता है? उसका परिवार ही सिखाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आगे चल करके क्या होता है, बच्चा तभी अच्छा बनता है जब जब जो परिवार होता है उसके अंदर मानवीय गुणों का विकास करता है कि सबकी सहायता करनी है, सबसे सही से बात करनी है, सही बोलना है, झूठ नहीं बोलना है, चोरी नहीं करनी है, किसी को हिंसा नहीं करनी है, किसी को चोट नहीं पहुंचानी है। तो ये सब बच्चों को जब सिखाया जाता है तो इससे क्या होता है? बच्चे के मानवीय गुणों का विकास होता है, जिनकी आवश्यकता उसे आगे चलकर एक सुयोग्य एवं सच्चा सच्चरित्र नागरिक के रूप में पड़ती है। बालक को बनाने व बिगाड़ने का दायित्व तो अभी भी किसका है? परिवार का ही है, क्योंकि परिवार में ही बच्चा स्कूल में केवल 5 से 6 घंटे रहता है। बाकी के 24 घंटों में जितने घंटे हैं वो सब कहाँ रहता है? बच्चा परिवार के पास ही रहता है। क्वेश्चन नंबर 36 है, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा क्या है? यह किस प्रकार बालकों के विकास में सहायक है? तो सरकार की इसी कड़ी में एक बड़ी पहल निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा पाने का अधिकार अधिनियम 2009 है, जो इससे पूर्व संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शिक्षा पाने के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में स्वीकार कर लिए जाने को कार्य रूप प्रदान किए जाने से संबंधित है। ठीक है, इस अधिनियम के माध्यम से सबके लिए शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। इस अधिनियम के लागू होने के साथ ही भारत के 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चे सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के दायरे में लाया गया है। तो निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा क्या है? ये अधिनियम 2009 में आया और 1 अप्रैल 2010 से सभी राज्यों में लागू हो गया, केवल जम्मू और कश्मीर को छोड़ करके। ठीक है, और इसमें क्या लिखा गया है? इसमें ये लिखा गया है कि 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के जो बालक हैं इन सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा मिलना इनका मौलिक अधिकार है। और 21 अनुच्छेद में लिखा गया, अनुच्छेद 21A या अनुच्छेद 21K में। और कौन सा संविधान संशोधन है? 86वां संविधान संशोधन है, जिसके द्वारा ये संशोधन कर करके यह अधिनियम लाया गया है।
ठीक है, तो याद रखिएगा आप लोग। सिंपल सी बात है कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा कक्षा 1 से लेकर के 8 तक की शिक्षा यानी कि 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों की जो शिक्षा है वो क्या है, निःशुल्क और अनिवार्य है, यानी कि सभी बच्चों का मूल अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 37 है, समाज से आप क्या समझते हैं? शिक्षा एवं समाज के मध्य पारस्परिक संबंधों को बताइए। तो समाज से आप क्या समझते हैं, सबसे पहले इसको हम देखेंगे। तो शिक्षा की व्यवस्था समाज की आवश्यकताओं, आकांक्षाओं एवं आदर्शों को आधार मानकर की जानी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर शिक्षा और समाज के मध्य कैसे संबंध होता है। तो समाज में ही हम सब रहते हैं, समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार है, ये भी आपको पता है। और इसी समाज में रह करके हम अपने जीवन के सभी कामों को करते हैं, चाहे वह हमारे परिवार से संबंधित हो, हमारे हित मित्र दोस्तों से संबंधित हो। तो शिक्षा जो है वो समाज के आवश्यकताओं के अनुसार ही होनी चाहिए, यही यहाँ पर हमें बताना है। देखिए, शिक्षा द्वारा बालकों में सामाजिक गुणों और सामाजिक भावनाओं का विकास किया जाना चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य है व्यक्ति को सामाजिक कुशलता प्राप्त करा के सामाजिक वातावरण से समायोजन कराने की योग्यता प्रदान करना। व्यक्ति जिस समाज में रहता है उसी समाज की परिस्थितियों के अनुसार उसकी शिक्षा का प्रबंध किया जाना चाहिए। शिक्षा का प्रबंध इस प्रकार किया जाना चाहिए कि व्यक्ति अपने समाज की आवश्यकताओं को पूरा कर सके। बस यही आपको यहाँ पर समझना था कि शिक्षा इस प्रकार की होनी चाहिए कि जो मनुष्य है वो अपने समाज की आवश्यकताओं को पूरा कर पाए। जैसे एक बच्चा पढ़ता है, उसने हाई स्कूल किया, इंटरमीडिएट किया, फिर उसने नीट की तैयारी की, फिर वो डॉक्टर बन गया। अब डॉक्टर बनने के बाद वो क्या कर रहा है, वो आकर के इसी समाज में क्या कर रहा है, अपनी सेवा दे रहा है। इसी प्रकार से कोई बच्चा पुलिस बन गया, कोई बच्चा इंजीनियर बन गया, तो वो आकर के क्या कर रहा है, अपने ही समाज में अपनी सीखी हुई शिक्षा को फिर क्या कर रहा है, वो अपने ही समाज के लोगों पर क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है। या फिर ये कह सकते हैं कि अपने ही समाज के लोगों को वो क्या कर रहा है, उस शिक्षा को दे रहा है, अपने समाज के काम आ रहा है। तो शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो समाज के काम आए। और शिक्षा और समाज का तो घनिष्ठ संबंध हो ही गया, क्योंकि शिक्षा जो है वो समाज के लिए ही तो होती है। जब शिक्षा अच्छी मिलेगी तो समाज क्या होगा, शिक्षित होगा। समाज शिक्षित होगा तो राष्ट्र शिक्षित होगा। राष्ट्र शिक्षित होगा तो राष्ट्र की जो प्रगति है वो बहुत ही तेजी से होगी। तो इस तरीके से जो शिक्षा है वो समाज के मध्य, शिक्षा और समाज के मध्य क्या बहुत घनिष्ठ संबंध है। क्वेश्चन नंबर 38 है, मानवीय मूल्य संपूर्ण सृष्टि के लिए आवश्यक तत्व है, इस कथन की विवेचना कीजिए। ठीक है, इसके अलावा यही क्वेश्चन देखिए 2019 में भी पूछा गया है, मानवीय मूल्यों की आवश्यकता क्या है, संक्षेप में अपने विचार प्रस्तुत करिए। तो मानवीय मूल्य क्या है, देखिए आज का मनुष्य भौतिक सुख सुविधाओं पर स्वयं को केंद्रित कर रहा है और इन्हें प्राप्त करने के लिए वह किसी भी स्तर पर जा सकता है। धार्मिक संघर्ष, दहेज समस्या, नारी उत्पीड़न, अस्पृश्यता, मादक पदार्थों का सेवन, इसके अलावा मादक दवाओं का सेवन, चोरी करना, काला बाजारी करना, राजनीतिक भ्रष्टाचार करना, हिंसा करना आदि यह विशेषताएं उभर रही है, जिन्होंने हमारे सुखद भविष्य की कल्पना पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। इस कारण यदि हम एक सुखद व समृद्ध भारतवर्ष की कल्पना करना चाहते हैं तो हमें छात्रों में उचित मानवीय मूल्यों का विकास करना होगा, क्योंकि मानवीय मूल्य संपूर्ण सृष्टि के लिए क्या है, जरूरी है। यानी कि मानवीय मूल्यों का मतलब सिंपल सी चीज है कि बच्चों को स्कूलों में मॉरल साइंस जरूर पढ़ाया जाए। मॉरल साइंस पढ़ाने से बच्चों के अंदर जो गुण हैं, सत्यता के, ईमानदारी के, चोरी नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, इसके अलावा हिंसा नहीं करनी है, सभी से प्रेम भाव से रहना है, ये सब शिक्षा बहुत जरूरी है बच्चों को देना। यही सब है मानवीय मूल्य, ये सभी के अंदर होना चाहिए। और अगर ये चीजें धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी तो उससे क्या होगा, उससे जो हमारा हमारा जो भविष्य है उसकी निश्चित रूप से उसके सुखद विकास पर हम प्रश्न चिन्ह नहीं देखेंगे, क्योंकि उससे क्या होगा कि धीरे धीरे जो समाज है वो दूषित होगा अगर ये सब चीजें बच्चों के अंदर से या मनुष्य के अंदर से खत्म हो जाएंगी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39 है, शिक्षा का व्यवसायीकरण क्या है, यह शिक्षा को किस प्रकार प्रभावित करता है। दोस्तों बहुत ही सिंपल सा यहाँ पर इसका आंसर है, शिक्षा का व्यवसायीकरण मतलब ये होता है कि जो शिक्षा हम बच्चों को दे रहे हैं वह समाज के काम आए। सिंपल सी बात है कि बच्चों को हमें ऐसी शिक्षा देनी है, जब बच्चों की पढ़ाई हम करवा रहे हैं, बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ कुछ ऐसी शिक्षा, कुछ ऐसी स्किल सिखानी है, कुछ ऐसे काम सिखाने हैं कि बच्चा आगे चल करके उसको अपना करियर भी बना सके, उसमें बच्चा व्यवसाय भी कर सके। इससे क्या होगा कि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ कुछ ऐसी स्किल हम सिखाते हैं जिससे बच्चा अपना जीवन यापन आसानी से कर पाता है। यही होता है शिक्षा का व्यवसायीकरण। दोस्तों शिक्षा के व्यवसायीकरण को लेकर कोठारी आयोग ने भी कहा है कि कई बार भारत सरकार ने इन आयोगों का गठन भी किया, इस तरीके के आयोगों का गठन किया जिसमें शिक्षा आयोग का गठन किया, और ये स्पष्ट रूप से कहा कि बच्चों को स्कूलों में व्यवसायीकरण की शिक्षा दी जाए। इससे क्या होगा कि जो बच्चे हैं
वो कोई ना कोई स्किल सीख पाएंगे। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि विद्यालय स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा को एक घटिया किस्म की शिक्षा समझा जाता है और अभिभावक तथा विद्यार्थी इससे इसको सीरियस लेते ही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर क्या कहा गया है कि बहुत सारे शिक्षा आयोग ने इसके बारे में कहा कि बच्चों को पढ़ाई के साथ कोई ना कोई स्किल सिखाई जाए, जिससे बच्चा आगे चल करके अपने समाज में कोई ना कोई योगदान दे पाए और कुछ अच्छा कर पाए। लेकिन इसको लेकर के क्या किया गया है, अभी बहुत ज्यादा सीरियस लोग नहीं है, लेकिन धीरे धीरे अब दोस्तों शिक्षा का व्यवसायीकरण हो रहा है। धीरे धीरे ये बात समझ में आ रही है कि बच्चों को शुरू से जब हम कोई स्किल सिखाएंगे, कुछ ना कुछ सिखाएंगे, तो उससे क्या होगा कि वह आगे चल करके उसको अपना व्यवसाय भी बना सकता है और आगे चल करके वह उससे बहुत बड़ी अपनी कंपनी भी बना सकता है और जो लोगों के काम भी आ सकती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है ध्वनि प्रदूषण का आशय और हमको क्या बताना है, इसको नियंत्रित करने वाले उपायों के बारे में बताना। दोस्तों ध्वनि प्रदूषण क्या है? सामान्य बातचीत की ध्वनि से तीव्र ध्वनि शोर कहलाती है। शोर एक अवांछनीय ध्वनि है, अतः शोर ही ध्वनि प्रदूषण कहलाती है। जैसे कि जो मोटर वाहनों से जो शोर होता है जब उनका हॉर्न बजता है, तो ये क्या है? ध्वनि प्रदूषण ही है। जैसे कि यहाँ पर देखिए ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों में उद्योग धंधों तथा मशीनों से निकलने वाली जो आवाजें होती हैं, परिवहन के साधन जैसे कि वायुयान, रेलगाड़ी, मोटर, बस, इन सब से क्या होती है? आवाज तो होती ही है। मनोरंजन के साधन जैसे कि सिनेमा, रेडियो, ट्रांजिस्टर, टेप रिकॉर्डर, टेलीविजन आदि। सामाजिक क्रियाकलाप जैसे कि दीपावली में, दशहरे में और त्योहारों पर, विवाह शादियों में क्या होता है? पटाखे छुड़ाना, चुनाव तथा हड़ताल आदि के समय लाउड स्पीकरों द्वारा तेज आवाज में भाषण देना, देवी देवताओं की खुशी के लिए रात जागरण करना। तो यहाँ पर देखिए ये सब बहुत सारे यहाँ पर ध्वनि प्रदूषण के यहाँ पर स्रोत बताए गए हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आपको कुछ याद रखने हैं जो जाकर के आपको क्या करना है, एग्जाम में लिख देना है। अब देखिए ध्वनि प्रदूषण का जो प्रभाव होता है वो क्या होता है? तीव्र ध्वनि स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालती है और कार्य करने की क्षमता को घटाती है। शोर से बहरापन, हृदय रोग, बेचैनी जैसे रोग हो जाते हैं। शोर का प्रभाव मनुष्य के स्नायु तंत्र पर भी पड़ता है। शोर से रात्रि में देखने की क्षमता में कमी हो जाती है। रंगों की पहचान में कमी जैसे कि प्रभाव देखे गए हैं। शोर हृदय मस्तिष्क के अतिरिक्त यकृत को भी नुकसान पहुंचाता है और 90 डेसिबल से अधिक ध्वनि जो होती है वो मानव के लिए हानिकारक होती है। तो ये 90 डेसिबल जो है इसको याद रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसको रोकने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं? तो पुरानी एवं खटारा मोटर गाड़ियों, ट्रक आदि का आवासीय क्षेत्रों से निकालने पर रोक लगाई जानी चाहिए। यानी कि ऐसे जो गाड़ियां हैं जो पुरानी हो चुकी है, जो बहुत शोर करती है, इनको आवासीय क्षेत्रों से हमें निकाल देना चाहिए जहां पर लोग रहते हैं। मोटर वाहनों में तेज हॉर्न बजाने पर रोक लगाना चाहिए। कारखानों को शहर से दूर स्थापित करना चाहिए तथा उत्तम डिजाइन के इंजनों का उपयोग करना चाहिए। अत्यधिक शोर वाले कारखानों में साइलेंसर की व्यवस्था होनी चाहिए तथा मशीनों का उचित रख रखाव किया जाना चाहिए। आवास गृहों, कार्यालयों, पुस्तकालयों, चिकित्सालयों आदि में उचित निर्माण सामग्री तथा उपयुक्त बनावट द्वारा शोर नियंत्रण प्रणाली को स्थापित करना चाहिए। विमानों को विशेष ढाल पर उतारा तथा चढ़ाया जाना चाहिए जिससे कम से कम शोर हो। तो ये उपाय हम कर सकते हैं ध्वनि प्रदूषण को कम करने के। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा पेपर आप लोगों ने सॉल्व कर लिया दोस्तों। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप लोग इसको शेयर भी करेंगे और सारे के सारे वीडियोस को आप लोग देखेंगे भी। सारे विषयों के मास्टर क्लास की लिंक, सारे विषयों की प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, जहां पर आपको हर विषय की मास्टर क्लास, हर विषय की चैप्टर वाइज आपको क्लास, हर विषय की पवन श्रीराजन सीरीज की क्लास, इसके अलावा हर विषय के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की क्लास आपको मिल जाएगी। तो सारे विषयों की वीडियोस आप देखते रहिए, अपनी तैयारी को बेहतर बनाते रहिए। जहां कहीं कोई भी समस्या आ रही है हमसे बताते रहिए दोस्तों, और आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस ऐसे लेकर के हम आते रहेंगे और आपकी तैयारी को बेहतर बनाते रहेंगे। जय दोस्तों।